हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसके बाद हम देखेंगे कूलम्स लॉ। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमारे पास बेसिकली तीन ही तरीके के मेथड्स हैं। पहला ये बाय कांटेक्ट या टच, समझते हैं इसको। सपोज ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मैं चाहता हूँ इस पर चार्ज आ जाए। ये रहा एक चार्ज पार्टिकल है, दोनों को कॉन्टेक्ट में लाओ, इस पर भी चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बस इतना बात खत्म। इस पे डायरेक्ट इस हेडिंग से आपको कोई क्वेश्चंस, संभावना तो ये है कि नहीं आएंगे, लेकिन कूलम्स लॉ के साथ कंबाइन होकर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। जैसे कि सपोज एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक स्फीयर है, एक और ये भी है, दोनों बिल्कुल सेम डायमेंशन है, सेम मटेरियल है, इस पे क्यू चार्ज है, ये अनचार्ज है या 2q है, दोनों को पहले कॉन्टेक्ट में लाएंगे, उसके बाद नया फोर्स पूछेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते रहते हैं। सेकंड है रबिंग या फ्रिक्शन। ये भी नाम से पता चल रहा है, बचपन से पढ़ते हैं। अगर एक सिल्क क्लॉथ है, आप टेस्ट ट्यूब से रब करते हो, एग्जांपल के तौर पे आप ये ले सकते हो, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमें पता है। देखो एक बात तो ये हुई, अगर मैं इसको जनरली देखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं, देखो अगर कोई भी दो चीजें ए और बी, मैं उन्हें रब करता हूं, तो जाहिर सी बात है ना, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मुद्दे की बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा। मान लो इन दोनों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, ये लड़ाई होगी, रबिंग है, ठीक है, रबिंग है या फ्रिक्शन है, जो भी है। अब इन दोनों की लड़ाई में जिसने पहले हथियार डाल दिया, हथियार का मतलब है इलेक्ट्रॉन, जिसने पहले इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब मान लो सिल्क क्लॉथ है और अगर आप ग्लास रोड उसके साथ रब कर रहे हो, तो उससे होगा क्या, जो सिल्क रोड है, सिल्क क्लॉथ है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स गिर के आएंगे ग्लास रोड के, तो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन्स उस पे गिर गए, तो इलेक्ट्रॉन्स के गिरने के बाद सिल्क क्लॉथ पे चार्ज आएगा नेगेटिव और ग्लास रोड पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अहम है, इसको डिस्कस करते हैं फास्ट। ठीक है, देखो इस तरीके का ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, या शेप और साइज पे नहीं जाना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी क्या, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अब इस पे मैं चाहता हूं चार्ज आ जाए, ठीक है। चार्ज कौन सा आएगा कौन सा नहीं, वो अभी मैं पता चली जाएगा। लेट अस सपोज मैं एक रोड लेके आता हूं, मुझे इंड्यूस करवाना है चार्ज इस पे। इंड्यूस का मतलब है विदाउट टच, है ना। देखना हम इसे टच भी नहीं करेंगे और इस पे चार्ज आ जाएगा। जाओ, ये रोड आप कुछ भी मान लो, नेगेटिव मान लो, पॉजिटिव मान लो, हमारी अप्रोच एक ही रहने वाली है। चलो ऐसा करते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। अब होगा क्या, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड मैं यहां पे लेके आया, इसके देखो इसके सरफेस पे इधर उधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर जगह पूरे में इलेक्ट्रॉन्स भटक रहे हैं। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड इन इलेक्ट्रॉन्स को दिखी, इलेक्ट्रॉन्स के जहन में आज एक खुशी की लहर है, और हो भी क्यों ना, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज, उन्हें देखिए पॉजिटिव रोड, मामला सेट है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए और इस मोहल्ले में उन्होंने भीड़ भाड़ जमा कर ली। इलेक्ट्रॉन्स की रुचि है इसमें, इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज में, तो आए यहां पे भीड़ भाड़ लगा ली उन्होंने। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होना क्या है, कुछ नहीं, यहां पे चार्ज आना चाहिए कौन सा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स वहां पे चले गए, तो यहां पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग गए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी कमी हुई, डेफिशिएंसी। अब देखो हमने करा क्या, बड़ी सफाई से बेवकूफ बनाया। कैसे, यहां पे मैं कर देता हूं अर्थिंग। जैसे मैंने अर्थिंग करी, इलेक्ट्रॉन्स की बातचीत चल रही है इससे, इस रोड के साथ, ये अपनी मस्ती में मस्त है, इन्हें नहीं पता देश दुनिया में क्या हो रहा है, इन्हें ये भी नहीं पता यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमें पता था, हम तो चंट हैं। ये आया पॉजिटिव चार्ज, हमने चुपचाप चुपचाप अर्थिंग करी, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, इसके साथ हुआ धोखा, हमने रोड को कर दिया साइड। जैसे इसको साइड किया, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा लाइक दिस। तो फाइनली ये हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्प्रेड हो गया पूरे सरफेस पे। तो अब देखो हमने जो चीज नोटिस करी, क्या नोटिस करी, रोड कौन सी थी, पॉजिटिवली चार्ज, ये इनिशियली न्यूट्रल था, अल्टीमेटली इस पे चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। पहली बात तो ये हो गई है, अगर आप ये रोड पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव लेके आती तो यहां पे आता पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज में क्या रुचि होती है, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, यहां पे आता पॉजिटिव चार्ज। तो पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड, ऑपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें हम लोग एक चीज और नोटिस करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं लेके चल रहा हूं उसको, आप नोट डाउन कर सकते हैं।
रिपल्शन इज द shortest for electrification. Explain. देखिए करते हैं इसको एक्सप्लेन। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया, बहुत बढ़िया। मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके गया, इस बोर्ड की तरफ ले जाऊं, देखना Fa ले गया और ये रिपेल हुआ, ले गया रिपेल हुआ। इसका मतलब मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से रिपेल हुआ। Is it? इस बार मान लो रिपेल नहीं हुआ, इस बार कुछ और देखते हैं। ये रहा कौन सा है, पॉजिटिव, ले गया, धीरे 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 चिपक गया, चिपक गया। इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? जरूरी नहीं है चिपका हो सकता है नेगेटिव हो, बट इट कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। यही इस स्टेटमेंट का मतलब है कि रिपल्शन जो है वही है शॉर्टेस्ट किसका, इलेक्ट्रिफिकेशन का। अगर ये रिपेल हो जाए, आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि दोनों का चार्ज सेम होगा। लेकिन अगर ये अट्रैक्ट हो जाए तो जरूरी नहीं है अपोजिट हो सकता है वो न्यूट्रल हो, उस पे चार्ज इंड्यूस हो, क्योंकि आज इस रोड को आप इसके पास लेके आओ, ये चिपक जाएंगे। क्लियर? तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में इतना होता है। मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, इट इज अ क्रैश कोर्स, मैं सारी चीजें कवर नहीं कर रहा हूं, जितना हो सके और लीस्ट टाइम में, लीस्ट पॉसिबल टाइम में हम कवर करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें, लेकिन टाइम का भी हमारे पास कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ, देखो ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट था और असल मायने में देखा जाए तो पहली क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहीं से शुरू हुई थी, और इसी के नाम पे देखो चार्ज की यूनिट भी है कूलम, है ना। देखो कूलम ने ना बहुत ही अच्छी बात करी। ये आया पूरे जोश और जुनून के साथ, यार क्या तुम बचपन से पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन रिपल्शन इन्हीं सारी चीजों में लगे हो, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स आएगा, कितना आएगा। देखो उसने ना मान लो एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है F। इस फोर्स F को जानने के लिए पहले हम एक कहानी सुनते हैं। मैं ट्रैवल करके आता हूं दिल्ली मेट्रो में, ठीक है। मैं गया, आज दिन अच्छा था, मुझे मेट्रो में सीट मिल गई, ठीक है। मैं बैठा, मान लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज हूं, बिल्कुल सामने, मेरी दृष्टि के बिल्कुल सामने एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एज यू ऑल नो मेरी जवानी अभी शिखर पे, तो फोर्स लग रहा है बढ़िया अच्छे से। अब मान लो वो चार्ज उठ के चला जाए और उसकी जगह कोई दूसरा चार्ज आ जाए, यानी कि एक बुजुर्ग महिला के बैठ जाए, क्या ही फोर्स लगेगा, क्या ही लगेगा, है ना, कम हो गया। दैट मीन्स डिपेंडेंसी किस चीज पे थी कि वो चार्ज कम है या ज्यादा है, उससे हम दोनों के बीच का फोर्स डिफाइन होगा, यानी कि फोर्स के मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ रहा है। देखो वो पहले उसका मैग्नीट्यूड एकदम खतरनाक था, वो भी शिखर चमन, मैं भी, फोर्स ज्यादा था। आज उसकी बजाय अगर कोई बुजुर्ग महिला बैठी है, कोई आंटी बैठी है, तो वो फोर्स कम होगा, उसकी तरफ से भी होगा, मेरी तरफ से भी कम होगा। दूसरी बात, अगर मान लो मेरी जगह कोई बुजुर्ग कैंडिडेट आके बैठ जाए, ये मत बोलना मैन विल बी मैन, बट डेफिनेटली फोर्स कम हो ही जाएगा, है ना, बुढ़ापे में उसका। तो ये चार्ज कितना है डिपेंड करती है बात, फोर्स कितना है डिपेंड करेगा इस चीज पे। Q2 कितना है उस पर भी डिपेंडेंसी है कि फोर्स कितना है, और इन दोनों के बीच की दूरी को भी समझ लेते हैं। देखो कैसे कैसे डिफरेंस आ रहा है, और बीच का जो मीडियम है उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि बीच में कोई नहीं है, कोई खड़ा है, ठीक है। अब देखो ये रहा, मैं सामने एक और चार्ज है, ये रहा, दोनों बढ़िया फोर्स लगा हुआ है। अब मान लो मेरे साथ वाली सीट खाली हो गई और ये चार्ज यहां के बैठ गया मेरे पास, इस बार फोर्स लगेगा बढ़िया, बहुत बढ़िया वाला। अब मान लो बीच में भी देखिए एक सीट खाली थी, वो एक सीट भी खाली नहीं, इस बार तो और ज्यादा फोर्स लग जाएगा। तो दैट मींस डिस्टेंस जितना कम हो रहा है ना, फोर्स उतना ही ज्यादा हो रहा है। पहले आमने सामने भी अच्छा खासा फोर्स लग रहा था, अब ये साथ में और बड़ा, अगर बिल्कुल ही साथ में तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। दैट मींस डिस्टेंस जितना कम होता जा रहा है, फोर्स उतना ही बढ़ता जा रहा है। और कैसे, देखो ये बात कही थी कूलम्स लॉ ने, यानी कि कूलम चाचा ने अपने लॉ के मुताबिक कि फोर्स ये जो होगा इन दोनों के बीच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। ये पहली बात, ये दूसरी बात, दोनों को एक साथ अगर मिला के लिखूं तो मैं लिख सकता हूं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं, किस किस चीज पे डिपेंडेंट है फोर्स। देखो एक चार्ज ये था, मैं बैठा हूं, दोनों चार्जेस हैं, अच्छा खासा फोर्स है, मेट्रो में आमने सामने।
मान लो अब अगला स्टेशन आया कोई, वहां पे बीच में कुछ और भी कैंडिडेट्स यानी कि पैसेंजर्स चढ़े मेट्रो में, और हम दोनों के बीच में, मेरी लाइन ऑफ साइट के बीच में आ गए वो, आके ऐसे खड़े हुए, तो बीच में अब यार मन खराब सा हो गया है ना, मीडियम आ गया। तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम आएगा, मान लो और ज्यादा लोग आए और ज्यादा भीड़ हुई, अब तो आई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा, तो फोर्स का तो हो गया कम, फोर्स हो गया कम। बीच में जैसा जैसा मीडियम आता जाएगा, जितना ज्यादा खतरनाक मीडियम आता जाएगा, जिसका जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, परमिटिविटी कम होगी, फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आप ये देखो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो मेरे पास आता है k q1 q2 by r स्क्वायर। याद रहे ये जो k है ये स्मॉल k है, इसे मैं लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ यूनिट्स की अभी हम बात करते हैं क्या होगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, लगभग आएगी इतनी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का फोर्स है अभी F, कितना है F। इस अरेंजमेंट को एज इट इज मैं पानी में ले जाता हूं, पानी में इनके बीच का फोर्स जो कि अभी एयर में F था, पानी में ले जाने के बाद दिस फोर्स विल बिकम F/80 इन वाटर। 80 गुना कम हो गया क्योंकि उसकी परमिटिविटी चेंज हो गई। यानी कि या तो जो नया फोर्स आएगा आप उसे कह सकते हो F/εr, क्योंकि पानी में जो परमिटिविटी है 80 गुना, ठीक है। तो उस हिसाब से फोर्स भी 80 गुना कम हो गया। एक्चुअल में यहां पे मुझे एप्सिलॉन नॉट सिर्फ एयर के लिए लिखता हूं मैं, अदरवाइज मैं एप्सिलॉन लिखता हूं जिसका कि फॉर्मूला मैं लिखूंगा एप्सिलॉन r × एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे जो वैल्यू आती जाएगी एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन r आता जाएगा, फोर्स उतना गुना कम होता जाएगा। जैसे पानी का जो रिलेटिव एप्सिलॉन है वो वैल्यू है उसकी 80, तो पानी में अगर आप इस सिस्टम को लेके जाओगे तो फोर्स हो जाएगा 80 गुना कम। इज इट ओके, क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। बीच में क्या मीडियम है उस पर डिपेंडेंसी है, चार्जेस कितने हैं उस पर डिपेंडेंसी है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कूलम्ब्स लॉ पे अभी इतनी ही डिस्कशन करते हैं, अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बट बिफोर दैट इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन भी देख लेते हैं। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। देखो पहली बात तो ये है, आप यहां पे एप्लीकेबल ही लिखोगे, आप यहां पे ये नहीं लिख सकते कि वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। देखो कोई भी लॉ है फिजिक्स का, कोई भी थ्योरम है, हर लॉ हर थ्योरम हर जगह वैलिड है। अगेन आई एम सेइंग वैलिड है, बट एप्लीकेबल है या नहीं है वो अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई बच्चा बोले सर मेरे ना हेडेक हो रहा है, हो रहा है, उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं कर सकता। हाँ कब करेगा? हथौड़ा को खींच के लो, अब इंपल्स, मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब लग जाएगा, सब लगेगा, जो लग सकता है सब लगेगा, लेकिन जहां पे कुछ लगा नहीं लगा। तो एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब देखो जहां पे भी जो भी है, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल लॉ जो था वो भी एप्लीकेबल था सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हमने कैसे किया था? हमने तो काफी जो कंपैरेटिवली जो मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी, उन दोनों के बीच का भी फोर्स जो है कैलकुलेट किया था ग्रेविटेशनल लॉ लगा के, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, जब भी बात आ जाती है पॉइंट चार्जेस की, सपोज ये एक रॉड है और ये एक पॉइंट चार्ज है Q, इन दोनों के बीच का मुझे फोर्स निकालना है, लेकिन ये तो एप्लीकेबल है किस पे? सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे। तो इसको पॉइंट बनाओ, dq लो, x डिस्टेंस ले लो, इंटीग्रेट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो ये जो कैलकुलस है ना, ये एक तोड़ है, एक बहुत तगड़ा वाला तोड़ है। कैसा? जैसे ने देखा पुराने जमाने में वरदान मिला करते थे, तेरी मृत्यु ना दिन में होगी ना रात में होगी तो मिडनाइट पे हो जाएगी, ना घर के भीतर होगी ना घर के बाहर होगी तो बिल्कुल दरवाजे पे चौखट पे वहां पे हो जाएगी, है ना। तो इन सारी चीजों का भगवान ने भी अगर कुछ वरदान दिया तो कोई ना कोई तोड़ है। ऐसी इन लॉज में, थ्योरम्स में कुछ भी है, कुछ लिमिटेशन है तो उसका भी तोड़ है। क्या? जहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट चार्जेस ऐसा कुछ है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, कैलकुलस को यूज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। इज इट? तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन की बात। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है हमेशा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट चार्जेस क्या है, तो मैं एक बार आपको बता दूं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, उस चीज पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलो पहले देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। मान लो वहां पे उधर, हाँ वहां पे एक चींटी जा रही है, देखो देखिए
अरे मान लो ना यार, जा रही है, दिख गई? अब दिख गई ना? वेरी गुड। मैं बोलूं ये है पॉइंट ए, यहां से उस चींटी तक का डिस्टेंस मेजर करो, आप कर लोगे? फीता इंची का कुछ मिला है गर्र से, सर इतना डिस्टेंस है, बताऊंगा फटाक से। क्या कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर जो डिस्टेंस देखना है वो चींटी के हाथों तक का देखूं कि पैरों तक का देखूं? नहीं, आप उसका साइज इग्नोर करके चलोगे। ऐसे मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं, एक ये ना, एक ये ना। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, आप कह सकते हो सर ये वाला डिस्टेंस ले लूं, सेंटर टू सेंटर लूं, कॉर्नर टू कॉर्नर लूं, कोई सा भी डिस्टेंस, क्योंकि अब आप साइज कंसीडर करोगे। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है जो बहुत छोटा लगता है हमें, और ये रिलेटिव टर्म है, आप किसी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, कैन अ 1 मीटर रॉड बी इनफाइनाइट? बोलो। आंसर इज यस, इट कैन। कैसे? मान लो ये एक 1 मीटर रोड है, ये एक चींटी है, चींटी से भी और बहुत छोटा आदमी ले लो, चींटी है 1 मीटर की रोड, ऊपर तक ऐसे देखना पड़ेगा बिल्कुल 90 डिग्री, तो उसके लिए तो इनफाइनाइट हो गई ना, उसने कभी इतना सोचा ही नहीं। जैसे सन है, सन कोई बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट नहीं है, बट हम उसको फिर भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, रीजन वो हमसे बहुत दूर है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का साइज उसके ऑब्जर्विंग डिस्टेंस की कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो, तब मैं ये कह सकता हूं कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो पॉइंट के जितना छोटा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब विच अपीयर्स टू बी अ पॉइंट, जो एक पॉइंट के जैसा हमें लग रहा है कि ऐसा है। साइज उसका है बड़ा, नो डाउट, सन का साइज बहुत बहुत ज्यादा है, बट जो उसको ऑब्जर्विंग डिस्टेंस है जहां से हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली सन का साइज काफी छोटा है।